की एक जन जागरूकता पहल है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय पश्चिमी देश के लोगों के मुकाबले 10 साल पहले ही हृदय के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। इसीलिए भारतीयों को हृदय रोग से बचाने और जागरूक करने के लिए देश के सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत 2018 में की गई थी। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो को लाखों भारतीयों ने सराहा है और हजारों भारतीय इस अभियान से जुड़े हैं, जिसे देखते हुए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मंच पर भारत के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होकर हमें हृदय रोगों के लक्षण और उससे बचाव और हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा के जरिए जागरूक करेंगे। इसी कड़ी में आज हमारे बीच देश और उत्तर प्रदेश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसके अग्रवाल हमारे साथ हैं, डॉक्टर दीपांकर वत्स हमारे साथ हैं, साथ ही डॉक्टर अपूर्व मित्तल हमारे साथ हैं और डॉक्टर अंशुल गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो हमें हृदय रोग से बचाव और उनके उपचार के बारे में जानकारी साझा करेंगे और हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के कई ऐसे पहलू जिन पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर एसके अग्रवाल, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है, क्योंकि हाल के दिनों में बहुत से फिट लोग जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनमें भी सडन हार्ट डिजीज देखी गई है या उन्हें अचानक से दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर होने के नाते आप इस बारे में क्या राय देंगे? थैंक यू आकांक्षा जी, आपने बहुत ही उचित प्रश्न हमसे पूछा है। सबसे पहले जी न्यूज के दर्शकों का मेरा अभिवादन। रेगुलर फिटनेस और एक व्यक्ति का वास्तव में फिट होना या सीमिंगली फिट वो अपने आप को प्रिज्यूम करता है, इसमें बहुत बेसिक डिफरेंस है। अगर आप रेगुलर अपने इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराते हैं और आप सोचते हैं कि हम फिट हैं, तो हो सकता है आपके अंदर कोई बीमारी चल रही हो जो आपको पता ना हो। इसके बावजूद हम ये कहेंगे कि काफ़ी लोगों में हार्ट अटैक की संभावना यंगर पॉपुलेशन में आजकल देखी जाती है। उसके कई कारण हो सकते हैं। मान लीजिए उनके अंदर कोई हाइपरटेंशन, डायबिटीज की संभावना चल रही है, पहले से बीमारी चल रही है जो उनको पता नहीं है। हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है उनको हो। सडनली उन्होंने अपने आप को इंगेज किया किसी फिजिकल एक्टिविटी में। आजकल जिमिंग की काफ़ी चर्चा होती है, लोग जिम ज्वाइन करते हैं और आपने कई बार सुना होगा कि जिम करते करते लोगों को हार्ट अटैक हुआ और उनकी सडन डेथ हो गई। सो सडन इंक्रीज इन द फिजिकल एक्टिविटी एक रीजन होता है। सडन मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस एक रीजन हो सकता है। सडन एक्सपोजर टू एक्सट्रीम ऑफ द एनवायरनमेंट, ये भी एक रीजन है जिसके कारण से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि पेशेंट्स वो जिनको ये संभावना हुई या हार्ट की बीमारी हुई वास्तव में फिट थे। हो सकता है वो फिट ना हो और उनको ये बीमारी होगी चूंकि उन्होंने अपने चेकअप नहीं कराए। दूसरी संभावना है कि हो सकता है वो फिट रहे हो मगर किसी ऐसे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर के कारण से उनको अचानक हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। डेफिनेटली इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं कि हमारे यहाँ देखिए स्मोकिंग काफ़ी हाई परसेंटेज लोगों में होता है। हमारे देश में ऑलमोस्ट 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, 15 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं। 1/3 पॉपुलेशन हमारी कंट्री में हाइपरटेंसिव है जो कि पुअरली कंट्रोल्ड है, लोग ठीक से ट्रीटमेंट नहीं लेते। 20 करोड़ लोगों को हमारे यहाँ हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। ह्यूज पॉपुलेशन है जिसको कि जो हार्ट की डिजीज के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो उनको होते हैं। काफ़ी लोगों में पता ही नहीं होता है, पता है तो वो उसको ठीक से कंट्रोल नहीं करते हैं और जब सडनली वो फिजिकल एक्टिविटी में एक्सट्रीम ऑफ एक्सपोजर के टेम्परेचर में होता है तो उनको सडनली इस तरह की प्रॉब्लम प्रेसिपिटेट हो जाती है, जिसको कि हम लोग सोचते हैं कि ये फिट थे और इनको ये प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, डॉक्टर दीपांकर वत्स भी इस वक्त हमारे साथ है। डॉक्टर दीपांकर, आपसे मेरा अगला सवाल है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के कई सारे रीजंस होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसके रीजंस क्या हैं या फिर जो लक्षण है वो क्या कुछ हैं। दवाएं या फिर जीवन शैली में बदलाव ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में किस तरह से मदद करता है? डॉक्टर दीपांकर। आकांक्षा जी, अगर हाई ब्लड प्रेशर के कारणों के बारे में बात करें तो लगभग जो 90% केस होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के, उनमें मुख्यतः कारण पता नहीं होता है। परंतु ये केसेस, इन केसेस में ऐसा पाया गया है कि दीज केसेस आर एसोसिएटेड विथ इंक्रीज हाई रिस्क। कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके होने से बीपी ब्लड प्रेशर की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इन रिस्क की बात करें तो इनमें स्ट्रेस, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, एक्सेस अल्कोहल इंटेक, कोलेस्ट्रॉल डिजीज के अलावा डायबिटीज और सेडेंटरी लाइफस्टाइल मुख्यतः हैं।
इसके अलावा जो 10% केस ऐसे होते हैं जिनके कारणों के बारे में हमें पता चलता है, इसमें मुख्यतः किडनी की बीमारी होना या किडनी को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है उसके अंदर सिकुड़न आना, इसके साथ एक किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसे सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं, उसकी बीमारी की वजह से फियोक्रोमोसाइटोमा इस बीमारी को कहते हैं। मुख्यतः ये बीमारियां हैं जिसमें जिनके साथ बीपी होने के कारण हम पता लगा सकते हैं। अगर लक्षण की बात करें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइपरटेंशन की वजह से लक्षण नहीं होते हैं, इसीलिए इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआती दौर में, शुरुआती स्टेज में ब्लड प्रेशर की वजह से कोई लक्षण नहीं होता। धीरे धीरे जब ये ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो जाता है या कभी सडनली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वैसी स्थिति में कुछ लोगों को धड़कन महसूस होना, जिसे पैल्पिटेशन कहते हैं, सर में दर्द होना, हेडेक, आंखों में दर्द होना। इसके अलावा कभी कभी जब ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है तो कई बार पेशेंट हमारे पास लकवे के साथ इंट्राक्रैनियल ब्लीड होने की वजह से भी आते हैं। अगर हम हाइपरटेंशन से बचाव के बारे में बात करें तो इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का और डाइट मॉडिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में 15 से 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक रोजाना तौर पे कम से कम सप्ताह में 5 दिन जरूर करना चाहिए। खाने पीने में हमें नमक की मात्रा में थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, और अगर इतने के बाद भी हमारा ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल होता है तो हमें उचित सलाह लेकर के दवाइयों की सहायता से उसे कंट्रोल करना है। डॉक्टर अपूर्व, आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हार्ट ब्लॉकेज के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, क्या वो लक्षण है या फिर क्या कोई नियमित परीक्षण है जो ब्लॉक्ड आर्टरी की डायग्नोसिस करने के लिए किया जा सकता है? कोई मरीज कैसे जांच सकता है कि उसका दिल स्वस्थ है या फिर नहीं है? डॉक्टर अपूर्व, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हार्ट ब्लॉकेज के क्या सिम्टम्स होते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें कई बार बहुत सारे लोगों की जान इसीलिए चली जाती है क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है। तो सबसे पहले जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो होता है सीने में भारीपन होना। सीने में जो भारीपन होता है वो जनरली बिल्कुल सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है, और उसके साथ पसीना आ जाना, घबराहट हो जाना, बेचैनी होना। जनरली शुरुआत में वो सिम्टम होता है हमारा किसी काम करने में, एक्सर्शन करने में, सीढ़ी चढ़ने में, कोई भारी काम करने में, या जिस काम को करने में हम यूज्ड टू नहीं है। फिर धीरे धीरे वो सिम्टम्स हमारे बढ़ते जाते हैं और थोड़े से काम करने में भी बढ़ जाते हैं, कई बार रेस्ट पे भी शुरू हो जाते हैं। और अगर रेस्ट पे वो सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमें हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेकंड चीज़ ये है कि उसके साथ साथ कई बार हमें सांस फूलने की सिम्टम मिल सकता है, हमें चक्कर आने का सिम्टम मिल सकता है, हमारी दिल की धड़कन कम बढ़ती होने का सिम्टम मिल सकता है, हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, थकान लगने का सिम्टम मिल सकता है। कई बार वो सिम्टम होते हैं कि हमारा गैस बनने के सिम्टम हो सकते हैं कि हमारे पेट में अचानक से बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, जिसको हमें लग रहा है कि हमारी गैस की प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी एक हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। जनरली जो हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं और हार्ट का जो पेन होता है वो हमारा जॉ लाइन से लेकर नाभि तक कहीं से भी ओरिजिनेट कर सकता है। कंधों में भी जा सकता है, वो हमारे बाजू में जा सकता है नीचे तक। तो इसलिए हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमारे कोई किसी भी तरह से प्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मरीज में एक ही तरह के हार्ट के सिम्टम्स जनरली पाए जाते हैं। हमेशा वो उसको उसी तरह की प्रॉब्लम होगी जैसे उनको पहले हुई थी। ठीक है। डॉक्टर अंशुल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंशुल, आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक, दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों के लक्षण क्या कुछ होते हैं? साथ ही आप ये भी बताइए कि अगर दोनों की स्थिति की हम बात करें तो इस स्थिति में हम मरीज को क्या ऐसा ट्रीटमेंट है जो तुरंत प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे उनका जीवन बचाया जा सके? जब हार्ट की धड़कन रुक जाती है उस स्थिति को हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। ऐसा कई केसेस में होता है, जैसे कि उसकी रिदम अगर एकदम गड़बड़ हो जाए, उसमें जिसको वीटी बोलते हैं, वीएफ बोलते हैं, इस केसेस में होता है। ये हार्ट अटैक से भी संबंधित रह सकता है, हार्ट अटैक के पश्चात भी होता है। हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक में जो हार्ट की अपनी धमनियाँ होती हैं उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, एक तरह से रुक जाती है, इसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। इस स्थिति में हमें तुरंत उपचार करना चाहिए। जहाँ तक रहा कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट एक लास्ट बिल्कुल स्थिति होती है जिसमें हार्ट की गति एकदम रुक जाती है। इस केसेस में हमें तुरंत इसे पहचानना चाहिए। पेशेंट एकदम से हरकत नहीं करता है, हमें उसको पहले हिला के देखना चाहिए, यदि नहीं है तो हमें उसकी सांस की नली को चेक करना चाहिए, उसकी धड़कन को चेक करना चाहिए, यदि नहीं है तो उसमें हमें CPR
कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का अप्रोच अपनानी चाहिए। उसमें एक डॉक्टर या जो भी टेक्नीशियन है वो उसको स्टार्ट कर सकता है और लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं। इसी में एक और चीज़ होती है कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर की स्थिति को भी हमें पहचानना चाहिए। हार्ट फेलियर ऐसी स्थिति होती है जिसमें पंपिंग कम हो जाती है, पेशेंट की सांस फूलती है, उसके पाँव पे सूजन आ जाती है, उसको चलने में थकान होती है। इस स्थिति का भी ट्रीटमेंट हमको देखना चाहिए, पूरी जांचें करा के उसमें ईसीजी, इको करा के उसको चेक करके, ताकि हम फाइनल जो इसमें सबसे खराब स्थिति कार्डियक अरेस्ट की होती है उसको रोका जा सके। ठीक है, एक बार फिर से डॉक्टर एसके मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। साइलेंट हार्ट अटैक ये क्या होता है और क्या इस तरह के हार्ट अटैक के केसेस में मरीज को हार्ट अटैक के कोई लक्षण नहीं आते हैं क्या? और अगर इस तरह की संभावना है तो किस तरह के मरीजों में ये संभावना ज्यादा होती है और इसके पीछे रीजंस क्या कुछ हो सकते हैं डॉक्टर एसके? अक्सर हार्ट के सिम्टम्स अगर आप देखें तो गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी से लोग कंफ्यूज करते हैं। काफ़ी यंगर पॉपुलेशन हमारे पास आते हैं ओपीडी में दिखाने के लिए जिनको कि एटिपिकल चेस्ट पेन होता है, मस्कुलर पेन्स होते हैं। तो एक तरफ तो स्पेक्ट्रम है जिसमें लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है बट वो सोचते हैं कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम है, और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको हार्ट की शायद इंटेंसिटी उतनी नहीं हुई, अटैक हुआ बट पेन या जो डिस्कम्फर्ट था उसका लेवल कम था, तो वो इस बात को समझ नहीं पाए कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम हुई और उन्होंने गैस की कुछ गोलियां ली और अपना ठीक हो गए। बाद में जब वो किसी और रीजन से गए और डॉक्टर्स के पास चेकअप हुआ तो उनको पता लगा कि उनको पुराना एक हार्ट अटैक हो चुका है। फिर वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता था ऐसा। सो साइलेंट हार्ट अटैक मीन्स आइदर द सिम्टम्स आर नॉट देयर और दे आर लेस एज कम्पेयर टू जो नॉर्मली हम देखते हैं। परसेप्शन हमारा क्या होता है कि हार्ट अटैक अगर होगा तो बहुत तेज दर्द होगा, बहुत पसीना आएगा और एक्सट्रीम सोचते हैं हम, बट ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक की जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो बहुत ही वाइड है, एसिम्टोमेटिक से लेकर एक्सट्रीम सिम्टम्स तक होती है। इसके बीच में काफ़ी लोग मेडिकल अटेंशन लेते हैं, काफ़ी लोग नहीं लेते हैं, जिनको बाद में पता लगता है कि इनको अटैक हुआ है और वो साइलेंट था। मेजॉरिटी ऑफ पीपल में एक्चुअली साइलेंट हार्ट अटैक नहीं होता है, उनको कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट होता है जो ओवरलुक होता है। डैमेज टू हार्ट अगर हम बात करें, चाहे साइलेंट हो या सिम्टोमेटिक हो, बराबर होगा। हार्ट की 3 आर्टरीज होती हैं, वी ऑल नो, उनमें ब्लॉकेज से ही हार्ट अटैक होता है और वो जो एरिया सप्लाई कर रहा है हार्ट को उतना ही उसमें डैमेज होगा। अगर अनआइडेंटिफाइड रहेगा, साइलेंट रह गया, जो लेट रिकवरी होगी तो सकता है टिश्यू का डैमेज परमानेंट हो जाए, उसको आप ठीक करें तब भी पेशेंट को शायद फायदा ना हो। कॉमन रीजंस क्या होते हैं किन किन के अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं हार्ट अटैक साइलेंट होने के? जो डायबिटिक्स होते हैं। होता क्या है कि जो हार्ट का पेन होता है वो नर्व्स के थ्रू कंडक्ट होता है और हमें परसेप्शन होता है। हम लोग जानते हैं कि डायबिटीज में नर्व्स की न्यूरोपैथी हो जाती है और पेन का परसेप्शन उनका खराब रहता है। तो डायबिटिक इंडिविजुअल्स आर मोर प्रोन टू हैव ए साइलेंट हार्ट अटैक इन द सेंस कि उनको पेन नहीं होगा मगर शायद ब्रेथलेसनेस, स्वेटिंग, इस टाइप के सिम्टम्स जरूर होंगे। दूसरा, फीमेल पेशेंट्स होती हैं। फीमेल पेशेंट्स की भी प्रेजेंटेशन अक्सर काफ़ी वेरिड होती है इन कंपेरिजन टू द नॉर्मल पॉपुलेशन। तो हम लोगों को एज ए क्लिनिशियन काफ़ी अलर्ट होना होता है जब कोई फीमेल पेशेंट आती हैं और सिम्टम्स बताते हैं, तो ये ज़्यादा नेसेसरी है कि उसका ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, ट्रोपोनिन हम करा करके देखें कि कहीं साइलेंट वाली चीज़ या ऐसी चीज़ कोई मिस ना हो जाए। ये 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरी हैं, फीमेल एंड डायबिटिक पॉपुलेशन, जिसके अंदर अक्सर साइलेंट हार्ट अटैक की या हार्ट की डिजीज की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है डॉक्टर दीपांकर, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास, तीनों में क्या डिफरेंस है? और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या ये सच है कि एंजियोग्राफी कराने वाले हर एक पेशेंट को एंजियोप्लास्टी करानी भी जरूरी होती है? यूजुअली आम लोगों में ये भ्रांति रहती है कि अगर मेरी एंजियोग्राफी हुई तो एंजियोप्लास्टी भी हो ही जाएगी, तो ऐसा नहीं है। एंजियोग्राफी एक टेस्ट है जिसे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कह सकते हैं, और एंजियोप्लास्टी जब हम अगर किसी नस में ब्लॉकेज है और उसे स्टेंट के थ्रू खोलते हैं तो उसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं। अगर एंजियोग्राफी की बात करें तो एंजियोग्राफी बेसिकली किसी भी आर्टरी में कॉन्ट्रास्ट डाल करके अगर उसके अंदर कोई ब्लॉकेज है या नहीं है, उसकी स्थिति क्या है, उसको पहचानने की प्रक्रिया को एंजियोग्राफी कहते हैं। एंजियोप्लास्टी के बारे में बात करें तो अगर किसी आर्टरी के अंदर, जब हार्ट की आर्टरी की बात करते हैं तो उसे कोरोनरी एंजियोग्राफी और कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। अगर किसी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है जिसके अंदर हम स्टेंट डालते हैं, जिसे आम भाषा में छल्ला भी कहा जाता है, स्टेंट डाल करके अगर उस नस को खोला जाता है ताकि खून की प्रवाह जो है नॉर्मल हो सके, तो इस प्रक्रिया को एंजियोप्लास्टी कहते हैं। और जहां तक बाईपास का सवाल है तो अगर किसी व्यक्ति के नसों में ब्लॉकेज है और उसका निवारण करने के लिए उस ब्लॉकेज को बाईपास करके, जैसा कि नाम बता रहा है, बाईपास करके अगर हम एक पैरेलल नस लगा देते हैं, जो हार्ट की मेन नस निकलती है ओटा
से कनेक्टेड होता है और वो खून का प्रवाह आगे के नस में कंटिन्यू करता है, तो इसको बाईपास कहते हैं। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास। ऐसा नहीं है कि अगर एंजियोग्राफी हो रही है तो आपका एंजियोप्लास्टी या बाईपास होगा ही, वो सिर्फ एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसके बेसिस पे हम आगे के डिसीजन के लिए यूज करते हैं। ठीक है डॉक्टर अपूर्व, आपसे अब मेरा सवाल है, किसी को पेसमेकर की जरूरत कब होती है और पेसमेकर के विभिन्न प्रकार की अगर बात की जाए तो क्या कुछ हो सकते हैं? पेसमेकर एक डिवाइस होती है जो दिल की धड़कन को जनरली बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। कई बार पेसमेकर हम उन पेशेंट में भी यूज़ करते हैं जिनका हार्ट बहुत वीक हो जाता है और उनमें एबनॉर्मल रिदम, जिसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होती है, वो अलग तरह के पेसमेकर्स होते हैं। तो पेसमेकर्स के हम टाइप की बात करें तो एक तो सिंगल चैम्बर पेसमेकर होता है, एक डुअल चैम्बर पेसमेकर होता है, और एक होते हैं हमारी डिवाइसेस जिसको हम कहते हैं CRT-P एंड CRT-D। सिंगल चैम्बर पेसमेकर और डुअल चैम्बर पेसमेकर हम जनरली यूज़ करते हैं उन पेशेंट्स में जिनकी दिल की धड़कन कम हो जाती है, उनको घबराहट, बेचैनी, अचानक से चक्कर आ जाना, दिल की धड़कन 40 के नीचे चले जाना, उसकी वजह से उनको फेंटिंग हो जाना, तो उन कारण की वजह से हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। और जो CRT-D और CRT-P की बात करते हैं वो जनरली हम उनमें यूज़ करते हैं जिसमें हार्ट बहुत वीक हो जाता है, हमारा हार्ट के फंक्शन 35% से कम होते हैं और मेडिकल थेरेपी के बाद भी उनके फंक्शन इम्प्रूव नहीं होते, और ECG में हमारा एक QRS ड्यूरेशन होता है वो 140 मिलीसेकंड से ऊपर होता है, 120 मिलीसेकंड्स होता है, तो हम उसमें यूज़ करते हैं और उससे हार्ट के फंक्शंस इंप्रूव हो जाते हैं। और एक होती है ICD, उसको AICD कहलाती है, वो हम यूज़ करते हैं जब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एक एबनॉर्मल रिदम और हार्ट के फंक्शंस कम होते हैं जो जान को खतरा पैदा करते हैं, उसको बचाने के लिए। ठीक है डॉक्टर अंशुल, आपसे अब मेरा सवाल है, हम किस तरह से हार्ट डिजीज से अपने आप को बचा सकते हैं, और इसमें डाइट की अगर बात की जाए, लाइफस्टाइल की बात की जाए, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है? जो डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं उसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो करना चाहिए, जैसे स्मोकिंग है उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जो हमारी सेडेंट्री हैबिट्स होती हैं, आराम पसंद रहते हैं, वो चीज़ हमें हटा के रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए। उसके अलावा हमें जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कोई अगर किसी पेशेंट को BP है, शुगर है, वो बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का रेगुलर चेक होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 35 की एज के बाद रेगुलर चेक होना चाहिए, और यदि है तो उसको दवा से कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, देखिए हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज इस सेशन के जरिए मिली है, लेकिन डॉक्टर SK अग्रवाल, आप कोई मैसेज दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? हार्ट के पेशेंट्स से मेरा यही एक सिफारिश है, गुजारिश है, और ये कहना चाहूँगा कि अपने हेल्थ का ख्याल रखें, अच्छी लाइफ स्टाइल अडेप्ट करें, और स्पेशली जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है वो रेगुलर फॉलोअप, रेगुलर ट्रीटमेंट, और जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनके ऊपर अपना ध्यान करते हुए उसको कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ें। अभी एक स्टडी में आया है कि हार्ट अटैक के बाद भी सिर्फ 13% लोग ऐसे हैं जो कि स्मोकिंग क्विट करते हैं। ये काफ़ी दुखदाई है एक्चुअली देखा जाए तो। हार्ट अटैक होने के बाद भी 87% पेशेंट अगर टोबैको यूज नहीं स्टॉप कर सकते हैं तो ये एक सीरियस इशू है। काफ़ी लोग ट्रीटमेंट 1-2 साल तक लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, जिससे उनको रिकरेंस होती है हार्ट की प्रॉब्लम्स की। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकें। धन्यवाद। डॉक्टर वत्स, आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कुछ मैसेज दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? अगर हम हार्ट डिजीज की बात करें तो विगत समय में देखा गया है कि हार्ट डिजीज लेस देन 40 ईयर ऑफ एज में भी कॉमन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें रिस्क फैक्टर्स को पहचानना आवश्यक है। रिस्क फैक्टर जैसे एक्सेस अल्कोहल इंटेक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, डाइट, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, स्ट्रेस, ओबेसिटी, इन रिस्क फैक्टर्स को पहचानें, और अगर आप इनसे ग्रसित हैं तो इनसे बचाव के लिए अपना ध्यान रखें, अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करें, जैसे 15 से 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, और इसके साथ ही साथ अपने डाइट का भी खासा ध्यान रखें। खाने पीने में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करें और फैट की मात्रा को भी कम करें। धन्यवाद। डॉक्टर अपूर्व, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को? मैं आप सब लोगों को बस यही समझाना चाहता हूँ कि हमारी जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो बचपन से ही शुरू हो जाती है। हमें अपनी खाने को बच्चों से ही शुरू करना चाहिए। हमें बाहर की खाना अवॉइड करना चाहिए, ऑयली फूड खाना अवॉइड करना चाहिए, रेगुलर वॉकिंग, रेगुलर एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, पूजा
और प्रेयर जो भी हम कहें, योगा, सब ज़रूरी है। हमारे मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं तो हम एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। हमें स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू, जितनी भी चीज़ें जो हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाती हैं, हमें उनको सेवन बंद करना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए। हमें अपना मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, शाम को जल्दी सोने की कोशिश करनी चाहिए। रात को 8 बजे के बाद हमें अपना डिनर नहीं करना चाहिए। लेट नाइट डिनर्स हमारे मोटापे का कारण बनते हैं, हमारे ओबेसिटी का, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ाते हैं। और हमें अपना लाइफस्टाइल हम जितना इम्प्रूव करके चलेंगे उतना ही हम हार्ट की बीमारी से दूर रहेंगे। और अगर हम हार्ट की प्रॉब्लम है तो हमें दवाइयाँ अपनी रेगुलर खानी चाहिए। हमें अपना लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और अपने डॉक्टर्स की एडवाइस रेगुलरली लेनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर अपूर्व। डॉक्टर अंशुल, आप क्या मैसेज शेयर करना चाहेंगे लोगों के साथ? मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा रिस्क है, तो हमें उस रिस्क को पहचानना चाहिए। जैसे हम ज़िंदगी में और रिस्क को देखते हैं, उसके ऑब्जर्व करते हैं और उसके विशेष ध्यान रखते हैं, इसी तरह हमें हार्ट के जो रिस्क हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर से, उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसके कॉम्प्लिकेशन नहीं आने देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं ये भी कहना चाहूँगा, यदि किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, उसको ट्रीटमेंट चलता है, तो जो उसका ट्रीटमेंट है वो सिर्फ हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट ही नहीं होता है, वो उसके लिए तो होता ही है, लेकिन वो अगले हार्ट अटैक से भी बचाव का होता है। तो हमें मिनिमम कुछ दवाइयों का सेवन यदि डॉक्टर ने बताया तो रेगुलर करना चाहिए, उसको अपनी मर्जी से छोड़ देना या इस तरह के रिस्क नहीं लेने चाहिए। नमस्कार। यानी एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो आप इस तरह की बीमारियों से दूर रहेंगे। हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस पर आज हमारे दर्शकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत धन्यवाद। हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और आप सभी के द्वारा दी गई जानकारी का हमारे दर्शक जरूर पालन करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करना ना भूलें फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए जुड़ सकते हैं। लॉग इन करना ना भूलें।